प्यारे बच्चों, आज हम समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर श्री कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसमें कविवर ने आधुनिक युग में कविता के अंदर व्याप्त अलग अलग प्रकार की संभावनाओं को खोजने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्योंकि आज यांत्रिक युग में, आधुनिक युग में मनुष्य एक भौतिकवादी हो गया है और कविता से किसी का कोई भी सरोकार ना नहीं रहा है। और इसी क्रम में कवि ने कविता के अंदर मौजूद मनुष्य मन की अनेक संवेदनाओं का, अनेक भावनाओं का यहाँ पर खोजने का प्रयास किया है। तो आइए आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। कवि क्या कहते हैं? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, अर्थात कविता एक स्वच्छंद उड़ान है चिड़िया के माने, और उस स्वच्छंद उड़ान का चिड़िया कोई भी मायना नहीं समझ सकती। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि जो कविता है वह एक असीमित मात्रा में स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी विचरण कर सकती है, और उसके विचरण की स्थिति को चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती। वह बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात वह मनुष्य मन की अंतरंग गहराइयों में जाकर के अपने भाव को उद्वेलित कर सकती है, और उसके इस भाव को जो चिड़िया है वो कभी भी नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया जिस प्रकार एक सीमित मात्रा में एक सीमित ऊंचाई तक उड़ सकती है, उसी प्रकार से कविता का कोई भी एक सीमित मात्रा नहीं होती। वह कल्पना के पंख लगा करके मनुष्य के मन की अंतरंग गहराइयों में कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी अपने भाव से मनुष्य मन को आंदोलित कर सकती है, और इसके इस स्वभाव के बारे में चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती। अर्थात यहाँ पर कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है, अर्थात उसका यही भाव है कि कविता की उड़ान असीमित है, उसकी सृजना, उसकी एक अच्छी सृजन से मनुष्य मन के अंदर अंतरंग भाव उत्पन्न हो सकते हैं। एक अच्छी सृजनशील कविता मनुष्य के मन को आंदोलित कर सकती है, उसके मन को भाव से भर सकती है, जबकि चिड़िया का जो स्थान है वो सीमित है, एक सीमित ऊंचाई है, एक सीमित जगह है, और एक सीमित समय के दौरान ही वह इधर से उधर जा सकती है। जबकि जो कविता है, कविता की उड़ान असीमित है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, वह कहीं पर भी किसी भी जगह विचरण कर सकती है। तो हमारा पहला जो पद है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम दूसरे पद का अनुवाद करेंगे। दूसरे पद में कवि ने क्या कहा है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूले क्या जाने। आगे के पद में कवि ने कविता की जो तुलना है वो फूल के समान की है। यहाँ पर कवि कहता है कि जो कविता है वह फूल के समान ही एक खिलने का उसमें भाव है, लेकिन उससे खिलने के भाव को भला फूले क्या जान सकता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार से जो फूल होता है, फूल की सुगंध एक निश्चित सीमा तक ही विद्यमान रहती है, अर्थात एक निश्चित सीमा तक ही फूल की सुगंध को हमें सूंघ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जबकि कविता का जो खिलना है वह फूल के समान नहीं है, बल्कि एक अच्छी और एक संवेदनशील कविता का सृजन मनुष्य के मन में एक अंतरंग खुशबू पैदा कर सकता है। वह इधर उधर कहीं पर भी रहते हुए मनुष्य के मन में एक अंतरंग भाव को भर सकती है, अर्थात उसके मन में एक सुगंधी का भाव भर देती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जिस प्रकार से फूल एक निश्चित सीमा के अंदर सुबह खिलता है और एक शाम के समय वह मुरझा जाता है, उसका एक निश्चित खिलने और मुरझाने का समय है, परंतु कविता के खिलने और मुरझाने कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि कविता का एक बार सृजन होने के उपरांत वह अनंत काल तक मनुष्य मन के अंदर अंतरंग रूप से वह खिली रहती है, सुगंध से वह मनुष्यों के मन को महकाए रहती है, और इसके इस स्वभाव के बारे में फूल कभी भी नहीं जान सकता। आगे हमारा जो पद है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। फिर आगे कवि ने
कविता की तुलना बच्चों के खेल के समान की। कवि कहता है कि जो कविता है वह खेल है, लेकिन उस खेल के जो मायने हैं वो बच्चे कभी भी नहीं जान सकते। अर्थात कविता एक शब्दों के खेल के समान है जो मनुष्य के वर्तमान, भूत और भविष्य के निर्धारण का समय तय करती है। जैसे कि एक बच्चा अपने अलग अलग प्रकार के उपकरणों के माध्यम से किसी भी स्थान पर, इस घर में उस घर में कहीं पर भी जाकर के खेल सकता है, उसका एक निश्चित एक जगह है। परंतु जो कविता है वो ऐसे शब्दों के खेल के समान है जो मनुष्य के वर्तमान, भविष्य और भूत को सुनिश्चित करती है। अर्थात जो कविता है वैसे उपकरणों के समान है जो मनुष्य के भविष्य, भूत और वर्तमान के हर प्रकार के साधनों को सुनिश्चित करके उसके जीवन को आनंद से भरपूर कर देती है। जिस प्रकार बच्चा खेलने में आनंद महसूस करता है, उसी प्रकार से कविता में व्याप्त शब्दों के जो माध्यम होते हैं, शब्दों के माध्यम से जो मनुष्य है वह अलग अलग प्रकार का भाव अपने मन में महसूस करके एक आनंद महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर कवि ने एक खेल के समान कविता को बताते हुए उसके शब्दों के समान उसके रूप का यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया है। तो आइए हमारी जो कविता है वो यहीं पर समाप्त होती है।